गुड आफ्टरनून। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य उत्तराखंड में आयोजित अधीनस्थ चयन आयोग और लोकसभा आयोग द्वारा जो भर्ती निकली हैं अध्यापक हेतु, उसके तैयारी के लिए मेरे द्वारा ये चैनल शुरू किया है। जिसके इस चैनल के माध्यम से ड्राइंग एंड पेंटिंग और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित हम तैयारी कराएंगे। और आज जो हम टॉपिक पे जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ड्राइंग ऑन पेंटिंग। ड्राइंग ऑन पेंटिंग के अंतर्गत हमने मुगल काल कंप्लीट कर लिया है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला। ये पहाड़ी चित्रकला का विकास किस प्रकार से हुआ, पहाड़ी कला का उद्देश्य क्या था। यदि हम पहाड़ी चित्रकला की बात करें, ये चित्रकला अपने आप में जो लघु शैलियाँ उत्पन्न हुई भारत में, जो छोटी छोटी जो रियासतों के अंदर चित्रकला जो पनपी, उसका श्रेय कहीं ना कहीं पहाड़ी चित्र शैलियों को जाता है। जिसके अंतर्गत चंबा, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ये शैलियों का बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी कला के अंतर्गत है और इसका महत्वपूर्ण अंकन भी है। यदि हम एल टी और प्रयोक्ताओं के संबंध में बात करें तो उसके संबंध में इस टॉपिक से रिलेटिव बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। जो प्रमुख जो क्वेश्चन हैं जो एल टी और प्रयोक्ता में पूछे जा सकते हैं, वो क्रमशः मैंने आपके सम्मुख से ये प्रस्तुत किए हैं। इसी से रिलेटिव क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन उनके बारे में डिटेल में पढ़ना नहीं है। ये चैप्टर बेशक महत्वपूर्ण है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो पहाड़ी चित्रकला शैली के संबंध में हम चर्चाएं कर रहे हैं। यदि हम पहाड़ी चित्रकला की बात करें, जो पहाड़ी वादियों में पनपी हुई जो चित्र परंपरागत जो पहाड़ी कलम के नाम से जो प्रसिद्ध है, और इसका प्रारंभ में इसे जम्बू कलम भी कहा जाता था। इसे हिमालय चित्र शैली का नाम भी दिया गया है। यदि हम इसका प्रारंभ की बात करें, ये 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य ये प्रसिद्ध हुई। विभिन्न केंद्रों में इस शैली ने अपने जड़ फैलाए और अपने आप को एक स्थापित करने की कोशिश करी, और ये उन्नति के शिखर की तरफ बढ़ती हुई भी गई। यदि हम इस शैली का पहला केंद्र, जो प्रधान केंद्र कहते हैं, जहाँ पर चित्रकला अपने रूप को प्रकट करती है, एक केंद्र होता है जहाँ से इस कला का केंद्र अलग अलग चित्रकार उस वहाँ से निकलते हैं और अलग अलग प्रांतों की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो प्रधान केंद्र था बसौली इसका प्रधान केंद्र रहा। यदि हम यहीं से इसमें थोड़ी थोड़ी सी विधाओं के लिए जो निर्माण हुआ, जो अन्य क्षेत्रों की बात करें, मनकोट, कुल्लू, मंडी, सुखेत, बिसालपुर, नालागढ़, चंबा, गुलेर, कांगड़ा तथा यदि हम बात करें गढ़वाली शैली का भी पहाड़ी चित्रकला का एक अभिन्न अंग है, जिसमें भारतीय चित्रकला को एक नए आयाम और नए शिखर में पहुंचाने का योगदान भी इसी चित्रकला शैली के अंतर्गत हुआ। इसमें जो महत्वपूर्ण है पहाड़ी चित्रकला, और इसमें बसौली चित्रकला का भी अपने आप में महत्व है। जो चंबा की बात कर रहे हैं वो भी अपने आप में है, और गढ़वाली शैली का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि हम इस शैली का जो फैलाव जो क्षेत्र है, जो मैंने आपको जो एक केंद्र बताए हैं, जो इसके छोटे छोटे उपकेंद्र हैं, जो अन्य विधाएं यहाँ से निकल के हुई, कुल्लू, मंडी, नागपुर और चंबा, गुलेर, इन क्षेत्रों से कांगड़ा शैली का जो फैलाव हुआ और गढ़वाल शैली की तरफ इसका जो फैलाव हुआ। यदि हम बात करें 17वीं शताब्दी की बात करें तो औरंगजेब के अंतर्गत एक कट्टरता थी कि इसकी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप जब मुगल दरबार में जब चित्रकारों का जब आश्रय दिया जाने लगा, जब चित्रकार अपने आप को एक जगह पे स्टैंडर्ड करना चाह रहे थे, अपने आप को एक जगह पे विस्थापित करना चाह रहे थे, तो एक जो बड़ा ही इनके लिए जो योगदान भरा रहा, जो अपने आप को उभार सकती हैं, जो औरंगजेब तो एक कट्टर मुस्लिम शासक था, जिसकी उपेक्षा ये थी कि ये मुगल दरबार के चित्र बनाइए, और यहीं से ये चित्रकला का बिखराव प्रारंभ हो गया, यह बिखर सा गया है। इसके शासनकाल में ज़्यादा चित्रकला को सपोर्ट नहीं किया गया है।
जब इन चित्रकारों की बात करें, जब ये राज्य के अन्य स्थानों पर जब इसने शरण ली, ये शैलियों के साथ जिन शैलियों का विकास हुआ, यदि हम इन शैलियों के विकास की बात करें तो उसे पहाड़ी रूप से इसे मिश्रित तौर पे सम्मिलित किया गया था, जिसे हम पहाड़ी शैली के नाम से आज जानते हैं, जिसको हम शैलीगत के आधार पर यदि हम बात करें, पहाड़ी शैलियाँ भी दो धाराओं में बटी हुई शैली है। यदि हम इसकी जो दो धाराएं हैं, जो दो धाराओं में बटी है, और एक धारा है जो है जो प्रथम जो धारा है वो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी भाग में इसका बंटवारा हुआ है, और दूसरा जो है जिसे हम पूर्वी भाग में जो कांगड़ा कलम के रूप में ये विकसित हुई, और दूसरी पश्चिमी भाग में विकसित हुई जिसे बसौली के नाम से जाने जाते हैं। आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए, यदि क्वेश्चन ही आ जाता है पहाड़ी शैली कितने भागों में विभाजित हुई, तो आप लिखिएगा दो भागों में। जो पूर्वी भाग में जो फैली वो थी कांगड़ा कलम, और तथा दूसरे पश्चिमी भाग में जो इसका जो फैलाव रहा वो बसौली शैली। ठीक है, ये प्रमुख चीज़ है जो ध्यान में रखने वाली बात है, और इसके संबंध में हम आगे और संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या रहा, किन किन चीज़ों के लिए ये जानी जाती है। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसका जो पहला क्वेश्चन है, चित्रकार मानुक द्वारा चित्रित ग्रंथ है। अब मानुक द्वारा कौन सा चित्रित ग्रंथ है जो चित्रांकन किया गया है, जिस ग्रंथ को, वो ग्रंथ है पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली उपशैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, मानुक, जिसे हम मानुक रहे हैं, जो जिनके द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद का चित्रांकन किया गया है। जो चित्रकार है मानुक, और चौबित शाह जो मौला राम के दो भाई थे, उनके द्वारा महाराजा सुदर्शन शाह के शासनकाल में, यदि हम जो सन की बात करें वो 1815 से 1859 के ईस्वी में थे। अब मानुक की बात करें, मानुक द्वारा जो बनाए गए जो चित्र हैं वो राधा कृष्ण के शीर्ष पर आधारित हैं, कहते हैं, जिस पर इन्होंने राधा कृष्ण का जो अंकन किया था वो था 1896 के अंतर्गत। इन्होंने राधा कृष्ण का जो शीर्ष चित्रांकन किया था, जिसे हम बिहारी सतसाई के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप आ जाए बिहारी सतसाई चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, वो मानुक द्वारा बनाया गया है, और इसे गीत गोविंद के तौर पे भी उन्होंने अच्छी तरीके से उसमें दृष्टांकन उतेरे हैं। कृष्ण की लीलाओं के बारे में बड़ा अच्छी तरीके से अध्ययन किया गया है। ठीक है, यदि हम इसका जो आंसर है, चित्रकार मानुक द्वारा चित्रित ग्रंथ है, वह है गीत गोविंद। ठीक है, अब हम बात करें इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है। अब ये कह रहा है कि जो नारी का जो व्यक्तिगत जो चित्रांकन किया गया है, तो वो किसके अंतर्गत किया है, वो नारी का जो सबसे अधिक चीज़ जो चित्रांकन हुआ है वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत। यदि हम नारी का सुंदर जो चित्रांकन की बात करें, वो पहाड़ी शैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी, क्योंकि इसके अंतर्गत नायिका भेद के संबंधित चित्रों के अंतर्गत विभिन्न विधाओं में नायिकाओं का वर्णन किया गया है। और कांगड़ा शैली में जो चित्रकार रहे हैं वो 3 प्रकार से इनकी नायिकाओं का चित्रांकन किया गया है, और उसका वर्णन किया गया है, उसका अंकन किया गया है। जो पहला है स्वायिका, और दूसरा है प्रायिका, तीसरा सामान्य। इन 3 चीज़ों का इनमें चित्रकारों द्वारा चित्रांकन किया गया है। यदि इन नायिकाओं की जो अवस्थाएं हैं, जो मुद्राएं हैं, वो किस प्रकार से उन्होंने 8 मुद्राओं में इसे विभाजित किया गया है, वो अलग अलग तरीके से उन्होंने विभाजित किए। यदि हम 8 मुद्राओं की बात करें तो वो इस प्रकार: स्वाधीनता प्रतीकात है, उल्का है, वात्सल है, वासक सज्जा है, खंडिता है, अभिसंगृत है, प्रेषित पत्रिका है, प्रतिबिंब है, अभिसारिका है, ये इत्यादि इन चीज़ों के अंतर्गत उन्होंने चित्रांकन किया गया है। ठीक है, यदि हम कांगड़ा शैली की बात करें, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं, तो आपको इससे पूर्व में मैंने आपको बताया, नारी का जो सुंदर चित्रांकन है वो पहाड़ी शैली में अंतर्गत वो 3 भागों में से विभाजित किया गया है: स्वायिकिया, प्रायिकिया और सामान्य। इन 3 चीज़ों में इसका चित्रांकन किया गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ।
अब पहाड़ी चित्रकलाओं का जो प्रारंभ जो माना गया है वो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत इसे माना गया है। मैंने आपको बताया ना 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य इनका चित्रांकन किया गया है। पहाड़ी चित्र का जो समय माना जाएगा 17वीं से 19वीं शताब्दी तक का ही इसका आरंभ है माना जाता है। इसका प्रारंभ इस समय में हुआ था। जैसे आचार्य महोदय हैं एक विद्वान, उनके द्वारा जब 17वीं शताब्दी में उत्तर से और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कलाओं की जब विकास नहीं हुआ था तब तब इनका उद्भव माना जाता है कि इस हिमालयी क्षेत्र में किसी प्रकार की उस समय कला विकसित नहीं हुई थी। पहाड़ी जब चित्रकला जब सम्मुख आई थी तो उन्होंने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए। अब एक क्वेश्चन इसमें रह गया है, उसको देख लीजिए। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? भैया अंडे की आकृति के स्वरूप का चित्रांकन किस शैली के अंतर्गत हुआ है? ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत हुआ है, क्योंकि अभी हम सिर्फ पहाड़ी शैली पढ़ रहे हैं तो और किसी शैली के अंतर्गत इनका चित्रांकन नहीं हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन रिलेटिव क्वेश्चन आएगा तो वो पहाड़ी शैली से ही रिलेटिव क्वेश्चन इसके अंतर्गत हम उसका उल्लेख करेंगे, ठीक है। यदि हम अंडा रूपी व्यक्ति चित्रण की बात करें वो पहाड़ी शैली में ही हुआ है, अन्य किसी शैली में नहीं हुआ। पहाड़ी शैली की जो कांगड़ा शैली ही में जो अंग तथा भाव भिंगना जिसमें सजीव चित्रांकन प्राप्त हुआ है, इसमें नारी चित्रांकन को विशेष महत्व दिया गया है चित्रकारों द्वारा। इसमें जब यदि हम बात करें नारी का जो चित्रांकन हुआ है, जो नायिका भेद का जो चित्रांकन है, उनमें पतली में लंबी पतली भौं बनाई गई हैं, चमकीली आँखें बनाई गई हैं, अंडाकार चेहरे की पतली कमर बनाई गई है और साथ ही लंबी पतली उंगलियां और लहराते हुए बालों का चित्रांकन किया गया। आदि का जो हम बात करें आदि का जो चित्रांकन हुआ है वह कांगड़ा शैली की विशेषताओं के आधार पर किया गया है। कहते हैं कि इस समय में जो महिलाओं का जो चित्रांकन हुआ है, जो उनकी नेत्रों की बात करें जो चमकीले तौर पे दर्शाई गई है, कहा भी यहाँ तक भी कहा गया है कि इस समय महिलाओं का जो नेत्र जो आंखें बनाई जाती थी वो मछली नुमा तौर से बड़ी खूबसूरत और बारीक रेखाओं के आधार पर बनाया जाता था, ठीक है। यदि हम पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई, अगर बात करें हम पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई, इससे पूर्व मैंने कहा था कि पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण हुआ था वो किस सदी में हुआ था। आपको पता है वो 18वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है, ठीक है। अब कह रहा है पहाड़ी पेंटिंगें किस समय विकसित हुई। अब ऑब्वियसली है कि 18वीं शताब्दी से ही इसमें प्रारंभ हुआ था और कहीं ना कहीं इसमें विलंब भी रहा और ये 19वीं शताब्दी तक पहुंची, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है। अब इसमें कह रहा है कि प्रांत और जो क्षेत्र पूछ रहा है कि भैया ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हो। ऐसा भी हो सकता है ये राजस्थानी पहाड़ियों के अंतर्गत आती हो या पंजाब के पहाड़ियों के अंतर्गत आती हो या उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों के अंतर्गत आती हो या फिर कश्मीर की पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। अब हम पहाड़ी चित्रकला की प्रमुखता किस क्षेत्र की है कह रहा है। अब देखिए इसका जो उद्भव हुआ है, जो इसका प्रारंभ हुआ है, ये कहते हैं कि पहाड़ी शैली का जो उद्भव हुआ है वो कहीं ना कहीं पंजाब या पहाड़ी क्षेत्रों की पहाड़ी वादियों में हुआ है, जिसे हम जम्बू कलम के नाम से भी जानते हैं और ये पहाड़ीगत शैली के रूप में विकसित हुई थी। तो इसके अंतर्गत हम यदि बात करें तो ये पंजाब की पहाड़ियों के अंतर्गत इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यदि हम पहाड़ी जो जिसे हम कांगड़ा चित्रकला भी कहते हैं, इसके अंतर्गत एक विद्वान रहे हैं डॉक्टर RS अग्रवाल ने इसे मुख्यतः चार भागों में इसे विभाजित किया गया। यदि हम पहली जो बात की मैंने आपसे जो कश्मीर राज्य की यदि बात करूं तो जो इसका जो क्षेत्र का जो फैलाव रहा है ना वो रहा है सिंधु तथा चिनाब के जो बीच का जो क्षेत्र रहा है, तो उस बीच में ये सभ्यता फली फूली। यदि हम जम्मू की बात करें, पहले हमने क्या कहा कश्मीर राज्य की बात करें, अब हम जम्मू की बात करें तो ये चिनाब एवं समटाइम रावी नदी के मध्य का जो क्षेत्र रहा, जो पूर्व उत्तरी क्षेत्र की तरफ यदि बात करें तो उसके मध्य इसका क्षेत्र का जो फैलाव रहा, तो वहाँ इसमें इसकी पहचान और अपने आप को उभारने में पहाड़ी चित्रकला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और तीसरी बात करें जाति,
एक क्षेत्र है जाति के तौर पे। यदि हम इसको संक्षिप्त में इसका यदि हम वर्णन करें तो रावी और सतलज के जो मध्य का क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये शैली पनपी। यदि हम पूर्णतः देखा जाए तो ये 3 क्षेत्र 4 जो 4 क्षेत्र हैं जो इसी के इर्द गिर्द ये फैलाव इसका हुआ। इसी के अंतर्गत कांगड़ा भी आई और गुलेर भी आए, चंबा, मंडी, नूरपुर और कुल्लू की जो रियासतें हैं, जो छोटी छोटी रियासतें जो पनपी, तो उसके अंतर्गत भी इस शैली का, पहाड़ी शैली का फैलाव हमें देखने को प्राप्त होता है। और जो चौथा है वो बिलासपुर की टिहरी, जो आज गढ़वाल राज्य के, जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत। कहते हैं कि सतलज दक्षिण पूर्व की जो गंगा जमुना के मध्य का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत इसका विस्तार हुआ। जो गढ़वाल में यह शैली का जो विकास हुआ, तो ये गढ़वाल मध्य गंगा सतलज के मध्यांतर इसका उदय हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया। अब ये पूछा है कि जब पहाड़ी कला का जो विकास हुआ था और जब ये अपने पूर्ण रूप में प्रदर्शित हुई, तो उस समय इस शैली के अंतर्गत किन कलाओं का, किन रंगों का प्रयोग किया गया। तो इसके अंतर्गत गहरे रंग का, पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। यदि हम गुलेर क्षेत्र में जो प्रस्तुतिकरण होकर जो चारों तरफ जो फैली, गुलेर से जब ये अपने चारों तरफ फैली पहाड़ी शैली में जो बने जो चित्र हमें जो मिलते हैं, जिनका विषय पौराणिक है, जो हिंदू गाथाओं पे है, जो हिंदू ग्रंथों पे आधारित है, जिसके अंतर्गत रामायण है, महाभारत है, राज दरबार का चित्रण है, व्यक्ति चित्रण है, नायिका भेद का चित्रांकन है। और इन चीज़ों का जो चित्रांकन हुआ है वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत गहरे रंगों का इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया है। और गहरे चटक रंगों का भी इसके अंतर्गत प्रयोग कहीं ना कहीं रंगों का हमें देखने को प्राप्त होते हैं। यदि हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, पहाड़ी शैली का जो जन्म हुआ था, जो अगर हम समटाइम यदि हम इसका एकदम सही पीरियड याद करें तो वो 1760 में गुलेर के अंतर्गत इसका जन्म हुआ था। यदि हम पहाड़ी शैली पर यदि मुगल और राजपूत शैली का स्पर्श जो दृष्टिगोचर होता है ना, वो दोनों चीज़ में मिश्रण दिखाई देता है। पहाड़ी शैली में जो चित्र बने बने हैं, जो मुद्राओं का जो प्रेम अनुराग जो स्पर्श दिखाया जाता है, जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम का जो चित्रांकन किया गया है, जो नायिका भेद का जो चित्रांकन किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा कुशल तरीके से, बारीक तरीके से किया गया। यदि हम पहाड़ी शैली की बात करें, जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण याद रखने योग्य जो बात है वो है पहाड़ी चित्रकला के अंदर का जो चित्रांकन हुआ, जो चित्रकारी हुई है, वो बहुत ही महीन रेखाओं का हुआ है, जिसमें जो रेखाएं हैं वो गतिमान रूप से प्रभावित हुई हैं, जो लयात्मक तौर पे है, जो एक तरह से कहा जाता है जिस प्रकार से पानी एक लय की तरह पे लहरों के माध्यम से जो बहता हुआ है, वो उस प्रकार का जो चित्रांकन हमें पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी शैली के अंतर्गत पहाड़ी शैली की यदि बात करें तो मौला राम जो गढ़वाल के जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, जिसे पहाड़ी चित्रकला में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि मौला राम कौन थे भैया। ऑब्वियसली बात है, मौला राम एक पहाड़ी चित्रकार थे। उनके द्वारा प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन का चित्रांकन किया गया है, जिसमें गोवर्धन को कृष्ण द्वारा अपने अंगुली में उठाया गया है, उसका चित्रांकन किया गया है। ठीक है, और इसी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण तथ्य, जो प्रदीप शाह हैं, जो गढ़वाल के जो राजा रहे हैं, जो जिनका जो पीरियड रहा है वो 1717 से 1772 के मध्य के समय में गढ़वाल शैली जो अपनी उन्नति के चरम पर पहुंची थी, वो प्रदीप शाह का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि सुदर्शन शाह इसके बाद जो सुदर्शन शाह जो सम्राट रहे हैं, जो गढ़वाल शैली का जो प्रतिनिधित्व, तो ये गढ़वाल राज्य का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें तो उत्तराखंड राज्य बना नहीं था, क्योंकि ये कुमाऊं और गढ़वाल भी इस प्रकार से नहीं था, पूर्णतः
गढ़वाल गढ़वाल का राजा अलग था, कुमाऊँ का राजा अलग था, जिससे अलग अलग समय में अलग अलग राजाएँ उत्तराखंड के अंतर्गत रहे हैं। यदि प्रबंध शाह की बात करेंगे 1815 से 1850 के मध्य का समय गढ़वाली चित्रशैली में जो इनके द्वारा जो कला को आश्रय दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा इनके द्वारा प्रयास किया गया है गढ़वाली शैली को स्थापित करने के लिए। इनका भी बहुत बड़ा योगदान गढ़वाली शैली के क्षेत्र में रहा है। यदि मौला राम कौन थे, अब कभी आ जाता है मैं, मौला राम कौन थे? मौला राम एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं जो गढ़वाल शैली से बिलोंग करते हैं। अगर मौला राम की किस शैली का कलाकार था, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि मौला राम किस शैली का चित्रकार था? मौला राम पहाड़ी कला शैली का चित्रकार था। एक क्वेश्चन और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि हम पूरे पहाड़ी शैली को उठा के देखें, उसके अंतर्गत सबसे अधिक जो चित्रांकन हुआ है वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत कृष्ण और राधा का जो चित्रांकन हुआ, जो कृष्ण की लीलाओं का जो चित्रांकन हुआ है, सबसे अधिक गणना पहाड़ी शैली के अंतर्गत हुआ, जिसमें प्रेम प्रसंग इत्यादियों का जो उनका बाल्यावस्था से उसकी सभी मुद्राओं या विभिन्न कलाओं का जो कृष्ण द्वारा दर्शाए गए हैं, राधा के प्रति हो या अपने बाल लीलाओं का जो लीलाएं की हैं, उनका जो चित्रांकन इस शैली के अंतर्गत सबसे अधिक देखने को मिला। यदि कमावेश यह रहा कि विशेषता यह रही कि पहाड़ी शैली में लगभग सभी शैलियाँ पाई गई, जिसके अंतर्गत कृष्ण लीला का जो चित्रांकन हुआ है वो राजस्थानी शैली में सबसे अधिक हुआ है। यदि कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अधिक चित्रांकन कृष्ण लीला का किसके अंतर्गत हुआ है, वो राजस्थानी शैली के अंतर्गत हुआ है, क्योंकि पहाड़ी शैली की ही एक उपशैली निर्मित हुई है। जो इसके जो छोटे छोटे केंद्र रहे, इसका जो प्रधान केंद्र बसौली रहा, तो उस प्रधान के केंद्र से जो छोटी छोटी से उपशैलियाँ जो निकली, जो वो अलग अलग प्रदेशों और प्रांतों में फैली रही। और जो यदि हम राजस्थानी शैली की बात करें तो उसके अंतर्गत राजस्थानी शैली में राधा कृष्ण के प्रेम का जो चित्रांकन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ है। और यदि हम गढ़वाली शैली पहाड़ी शैली की विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके एक कुछ छोटी छोटी बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। इसका जो पहला, यदि हम पहले बिंदु की बात करें तो उसमें ओजपूर्ण जो चित्रांकन हुआ है, जिसमें सरल भावों का समावेश दर्शाया गया, रंग योजना, मानव आकृति, स्थापत्य भवनों, जो स्थापत्य का मतलब जो भवनों में जो मीनार, दरवाजे, खिड़कियाँ को अलंकृत करके जो सजाया जाता है ना, उसे स्थापत्य कला कहते हैं। इसमें प्रकृति का चित्रांकन हुआ है, गायों का अंकन किया गया और वेशभूषा पर विशेष तौर ध्यान दिया गया है। संयोजन की बात करें, हास्य की बात करें, जब कोई पेंटिंग बनाई जाती है उसमें जो हास्य छोड़ा जाता है, जो बॉर्डर छोड़ा जाता है, हास्य कहते हैं। यदि हम हास्य की बात करें, जो चित्रों में हास्य प्रायः ये देखा गया है कि लाल रंग के बने होते हैं। और गीत गोविंद के जो चित्रों की जो पीछे का जो काव्य का जो अंश दर्शाया गया है ना, तो जो उसके ऊपरी भाग में जो हास्य जो दर्शाया गया, जिसे टकरी लिपि में यदि हम कहें, उसका शीर्ष का जो चित्रांकन जो शीर्ष में जो लिखा जाता है उसे ही हास्य कहा जाता है। ठीक है। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब या लाइक या कमेंट शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वीडियो बनाने में एक उत्तेजना और मनोदशा जो उत्तेजित होती है। आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाने का जो मन करता है वो और अधिक होता है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारी वीडियो को कोई ना कोई देख रहा है, इससे कोई ना कोई लाभ उठा रहा है। थैंक यू फॉर दिस माय वीडियो वॉचिंग। शुभ रात्रि।